क्या इकोनॉमिक्स का स्कोर इस बार बहुत लो रहा? क्या बच्चों का इकोनॉमिक्स का पेपर इस बार बहुत अच्छा नहीं हुआ, या फिर बच्चों का स्कोर जो है इस बार बहुत ज़्यादा कम आने वाला है? तो क्या आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार आपको जो आपकी एक्सपेक्टेड यूनिवर्सिटी है वो कम स्कोर के अंदर ही देखने के लिए मिल सकती है? तो क्या इस बार कट ऑफ जो है वो गिरने वाली है? क्या लिटरली पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा टफ था? आपको अब आगे क्या करना चाहिए? क्या आप लोगों को ड्रॉप लेना चाहिए, या फिर आप लोगों को वेट करना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट काउंसलिंग डेट्स का और राउंड्स ऑफ काउंसलिंग का, जिसके बेसिस पर आप यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सके? क्या कम स्कोर में भी एडमिशन इस बार आप लोगों का होने वाला है? अगर आप सब लोगों के माइंड में भी ये डाउट चल रहे हैं तो इस वीडियो के अंदर आप सब लोगों को इन डाउट्स के आंसर जो है वो मिलने वाले हैं। तो जी हाँ, मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल सीयूटी पीजी वाला पे, जो आपको करवाता है सबसे बेहतरीन तैयारी आपके सीयूटी पीजी सब्जेक्ट की। तो अगर मैंने बच्चों के जितना बच्चों के साथ मैंने डिस्कशन किया, उन डिस्कशंस के साथ मुझे एक चीज़ समझ में आई कि इस बार का जो इकोनॉमिक्स का पेपर था वो बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। बच्चों से अगर पूछा गया कि आपको क्या लगा कि इस बार का जो पेपर है वो लिटरली बहुत ज़्यादा टफ आया था, तो बच्चों का रिस्पॉन्स था कि सर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो बहुत ही पुराने डाटा के ऊपर बेस्ड थे, जिसके बेसिस पर हम लोग इस बार बहुत अच्छा स्कोर उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि हमारे एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और वैसे ही कुछ हुआ, जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट के अंदर भी बच्चों का स्कोर जो है वो कहीं ना कहीं 160, 170, 190 यानी कि 200 से नीचे नीचे ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ देखने के लिए मिले स्कोर। और जब बच्चों के साथ इंटरेक्शन हुआ तो इंटरेक्शन से एक चीज़ पता चली कि सर 200 तक ही बच्चों के स्कोर जो है वो ज़्यादा बच्चों के स्कोर जो आए हैं, और बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो 200 प्लस इकोनॉमिक्स के अंदर स्कोर करने लग रहे हैं। तो क्या इस बार का पेपर बहुत ज़्यादा टफ था? क्वेश्चन ये अराइज होता है। तो जब मैंने उस पेपर को एनालिसिस किया और उस पेपर के बेसिस पर जब मैंने वीडियो को भी इस चैनल के ऊपर जब मैंने डाला था, तो उसके ऊपर भी हम लोगों को एक चीज़ समझ में आती है कि इस बार का जो पेपर था उसका लेवल कैसा था। तो अगर आप लोग सही तरीके से देखते हैं तो पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल की कैटेगरी के अंदर ही रखूंगा मैं। हार्ड कैटेगरी के अंदर मात्र आपको 7 से 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे। इजी क्वेश्चन जो थे वो आप लोगों को 40 से 45 जो है वहां पर देखने के लिए मिले थे। मॉडरेट क्वेश्चंस वहां पर 15 से 20 थे, और हार्ड 7 से 10 क्वेश्चन थे। अब हार्ड का मतलब यहां पर यह नहीं था कि वहां पर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं थी, या फिर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उन क्वेश्चंस को नहीं कर सकते हैं। ये हार्ड की कैटेगरी में भी क्वेश्चंस को इसलिए रखा गया है क्योंकि यहां पर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को पूछा गया था, और वो जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को पूछने का तरीका था वो थोड़ा सा कैजुअल था, यानी कि वहां पर पीछे के फैक्ट्स के बेसिस पर चीजों को पूछा गया था, जो कि शायद बच्चों ने उन डाटा को नहीं पढ़ा था। अनएक्सपेक्टेड क्या था? अनएक्सपेक्टेड इस बार ये था कि इस बार पेपर के अंदर ना तो आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो बजट के इस बार देखने के लिए मिले थे। बजट के क्वेश्चंस आप लोगों को यहां पर ज्यादा देखने के लिए मिले, जो कि एक्सपेक्टेड था कि बजट से क्वेश्चंस आप लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं। कैलकुलस वाले पोर्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहां पर नहीं पूछे गए थे। तो ज्यादा जो एम्फेसाइज इस बार एग्जामिनर ने किया था वो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस था, उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स, फिर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्वेश्चन, फिर स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस के ऊपर। लेकिन जो करंट बेस्ड फैक्ट के क्वेश्चन थे, जैसे कि बजट है और कैलकुलस जैसा पोर्शन है, वो वहां पर आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिला था। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर क्या इस बार कट ऑफ जो है वो कम जा सकती है? तो अगर मैं टॉप यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करता हूं, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं जेएनयू के बारे में, मैं बात करता हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में, मैं बात करता हूं बीएचयू के बारे में। अगर पिछली बार की कट ऑफ को जब आप लोगों ने एनालिसिस किया होगा तो पिछली बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपको दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो 210 से 220 मार्क्स अगर आपके थे, तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो आसानी से मिलने लग रहा था, अगर आप इतना स्कोर कर रहे थे। तो अगर मैं इस बार के पेपर के बेसिस पर समझूं और जितना बच्चों के साथ इंटरेक्शन हुआ है, तो हो सकता है कि इस बार आपको 10 मार्क्स कम जो है यहां पर देखने के लिए मिले, और आपकी जो ओवरऑल कट ऑफ है वो 200 से 210 मार्क्स के बीच में जाती हुई नजर आए। अब जेएनयू की अगर मैं बात करता हूं तो जेएनयू इकोनॉमिक्स के अंदर जनरली आपको 190 से 200 मार्क्स के अंदर जो है वो आसानी से मिल जाता है इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए। तो इस बार क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ था, तो आप यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 180 से 190 मार्क्स के बीच में आपको एक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी देखने के लिए मिल सकती है।
बीएचयू की अगर मैं बात करता हूं तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 170 से 180 मार्क्स के अंदर एडमिशन। इस बार अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 170 से 180 के बीच में अगर आप स्कोर करने लग रहे हैं तो आपके चांसेस यहां पर बन जाते हैं कि आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है मिलने वाली है। तो बच्चों के साथ जितना डिस्कशन किया उस डिस्कशन से यही चीज समझ में आती है कि सर इस बार थोड़ी सी कट ऑफ के अंदर जो है वो डिक्लाइन देखने के लिए मिल सकता है। क्यों देखने के लिए मिल सकता है? क्योंकि बच्चों के लिए पेपर थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था और कुछ क्वेश्चंस को अगर देखा जाए तो वो लिटरली अनएक्सपेक्टेड से थे। अब अगर उन क्वेश्चंस को हमें भी दे दिया जाए डायरेक्टली अप्रोच करने के लिए तो हम भी शायद उन क्वेश्चंस को नहीं देख पाए। क्यों नहीं देख पाए? क्योंकि सर वो कुछ ऐसे फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड थे, जैसे कि 2019 के डाटा के बेसिस पर क्वेश्चन को पूछ लिया गया था, 2021 के बेस पर डाटा के बेस पर क्वेश्चन को पूछ लिया गया था, है ना। और वो डाटा फिर सारे के सारे डाटास को एनालाइज करना और सारे के सारे डाटास को प्रिपेयर करके रखना वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था। लेकिन अच्छी बात क्या थी कि इसके अंदर फिर भी आपको 40 से 45 क्वेश्चन जो है वो आसानी से सॉल्व होने वाले थे, जिसके अंदर ऑथर्स के क्वेश्चन थे, बुक से रिलेटेड क्वेश्चन थे, वर्क के ऊपर क्वेश्चन थे और उन क्वेश्चंस को आसानी से किया जा सकता था। स्टैटिस्टिक्स वाले पोर्शन से बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन आए हुए थे। कैलकुलस वाला पोर्शन जो बच्चे अगर छोड़कर भी गए थे तो उनको बहुत ज्यादा इंपैक्ट इसके ऊपर देखने के लिए नहीं मिला होगा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर क्या करें अब? तो अगर आप सब लोग स्कोर करने लग रहे हैं 160 से ज्यादा, यानी कि 160 प्लस अगर आप लोग स्कोर करने लग रहे हैं तो आपके चांसेस बन जाते हैं कि आप अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लेंगे। चाहे आपको डीयू ना मिले, चाहे आपको जेएनयू ना मिले, चाहे आपको बीएचयू ना मिले, लेकिन किसी ना किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन होने की प्रोबेबिलिटी आप लोगों की ज्यादा है अगर आप 160 प्लस जो है वो स्कोर करने लग रहे हैं। लेकिन अगर 160 से नीचे अगर आप लोग स्कोर कर रहे हैं तो हो सकता है स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर आपको मौका मिल जाए एडमिशन लेने का। लेकिन अगर 150 से भी नीचे अगर आप लोगों का स्कोर है तो उस सिनेरियो के अंदर फिर आप लोगों को आपकी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है उनसे एडमिशन के लिए आप लोग जा सकते हैं। और दूसरी तरफ नहीं तो आप लोग क्या ड्रॉप के लिए भी जा सकते हैं। तो इसका आंसर है कि अगर आप लोग ड्रॉप लेना चाहते हैं, अगर आपका एम ही स्पेसिफिकली यही है कि इन्हीं यूनिवर्सिटी से पढ़कर हमें क्या करनी है, हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, तो फिर आप लोगों को दोबारा से प्रिपरेशन कर देनी चाहिए और दोबारा से प्रिपरेशन बिल्कुल शुरू से करनी चाहिए। अब जनरली ये दिक्कत क्यों इतनी देखने के लिए मिली? क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर जनरली क्या रहता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जॉब के अंदर होते हैं, इनरोल्ड होते हैं, काम कर रहे होते हैं, या फिर प्रॉपर तरीके से टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं अपने पेपर को लेकर। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि सर इससे पहले उन्होंने या तो पेपर दिया नहीं है या फिर वो इस सोच के अंदर जनरली रहते हैं कि लास्ट टाइम पर पढ़कर जितना होगा उतना पेपर कर लेंगे और अगर नहीं भी हो पाता है तो फिर अगली बार ट्राई कर लेंगे। अभी कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन जो बच्चा सोलरली तैयारी कर रहा था इस एग्जाम की, राइट, उसका पेपर अच्छा गया होगा क्योंकि पेपर लिटरली बहुत ज्यादा टफ नहीं था। पेपर वॉज इजी टू मॉडरेट लेवल। पीजी अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि जो पेपर है हमारा वो बहुत ज्यादा टफ लेवल का था, आसान लेवल के क्वेश्चन थे। अगर 40 से 45 क्वेश्चंस अगर आपको इजी लेवल के देखने के लिए उसके अंदर मिल जाते हैं तो वो नेचुरल सी बात है कि पेपर को आप डिफिकल्ट लेवल की कैटेगरी के अंदर नहीं रख सकते हैं, उसे आपको इजी टू मॉडरेट की ही कैटेगरी के अंदर रखना पड़ेगा। 7 से 10 क्वेश्चन हाँ उसके अंदर जरूर ऐसे थे जो कि थोड़े से चैलेंजेबल थे, लेकिन अगर आप 7 से 10 क्वेश्चंस को नहीं भी अटेम्प्ट करते या फिर आप उनको उनमें से अगर कुछ क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर पाते तो 1-2 क्वेश्चन वहां से भी होने की आपकी प्रोबेबिलिटी थी कि आप वहां से क्वेश्चंस को सही कर सकते थे। लेकिन आप फाइनल में अगर स्कोर करने लग रहे हैं 160 से ऊपर तो आपकी प्रोबेबिलिटी है कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी को यहां पर टारगेट कर सकते हैं, राइट। तो अगर मैं ये कहूं कि क्या इकोनॉमिक्स का स्कोर बहुत लो इस बार जाएगा, हाँ कह सकते हैं कि हाँ लो जा सकता है, लेकिन उसके अंदर भी आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन जो है वो देखने के लिए नहीं मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा वेरिएशन जो आपको देखने के लिए मिलेगी वो 10 मार्क्स की ही वेरिएशंस आपको देखने के लिए मिल सकती है कट ऑफ के अंदर। मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है वो 210 से 220 ना जाकर हो सकता है 200 से 210 के बीच में रहे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के लिए यही कट ऑफ जो है वो आप 190 से 200 मार्क्स के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं और 170 से 80 मार्क्स के बीच में बीएचयू के लिए, और बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए थोड़े थोड़े मार्क्स जो यहाँ पर कम हो सकते हैं। ड्रॉप लेना एक ऑप्शन आप लोगों के लिए हो सकता है अगर आपका ड्रीम कॉलेज जो है वो पर्टिकुलरली कोई यूनिवर्सिटी है तो, राइट। तो आई होप आपको इससे पूरी की पूरी क्लैरिटी एक मिल गई होगी कि आपको क्या करना चाहिए आगे, और ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी। मिलते हैं आप सब लोगों से इसी तरह की वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।